आवाज चेक कर लीजिए। तो आवाज सही आ रही है? बोलिए आप। एक बार हम लोग पीछे की जो क्लास थी उसको एक बार रिवाइज कर लें, खासतौर पे जो पिछली क्लास रही है ना। क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग पढ़ रहे थे भू आकृतिक विज्ञान, है ना। ये जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने मैं एक बार फिर से जो फिगर है उसको ड्रॉ करता हूं। यहां पर दो तरह के, एक तो भू संचलन, है ना, और अनाच्छादन हमें पढ़ना था। अनाच्छादन, ठीक है। भू संचलन मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? भू संचलन जो है वो आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होने वाला संचलन होता है। तो इसे अंतरजात बल या शक्ति कहेंगे। और ये अनाच्छादन जो है इसको अप्लाई करके हम बहिर्जात बल कहेंगे, क्योंकि ये बाह्य कारकों के द्वारा ये प्रोसेस होता है अनाच्छादन। और जबकि अंतर्जात या अंदरूनी जो शक्तियां होती है पृथ्वी की, उसके कारण भूसंचलन होता है, इसलिए इन्हें दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम लोगों ने देखा था कि जो भूसंचलन है वो भी दो तरह का होता है। एक तो आकस्मिक होगा, आकस्मिक भूसंचलन, और एक है दीर्घकालिक भू संचलन होता है। आकस्मिक संचलन में हमने भूकंप भी देखा था डिटेल में, ज्वालामुखी। अच्छा, मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भू आकृतिक विज्ञान में होता क्या है। भू आकृतिक विज्ञान में मतलब पृथ्वी की कुछ आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों के कारण पृथ्वी के धरातल के निकट या धरातल पर जो आकृतियों का निर्माण होता है उन्हें हम उसको हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये आकृतियां दो तरह से बनती हैं, एक तो भू संचलन और दूसरा अनाच्छादन के कारण। जो भू संचलन है वो दो तरह का संचलन है। भू संचलन अर्थात देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के निकट या पृथ्वी के धरातल के निकट या धरातल पर जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो भूसंचलन कहलाता है। ये जो स्थलाकृतियां हैं वो दो कारकों से मिलकर बनती हैं, एक आकस्मिक और दूसरी दीर्घकालिक शक्तियां। जो आकस्मिक शक्तियां होती हैं उनमें जैसे भूकंप हो गया, है ना, ज्वालामुखी हो जाएगा, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हो जाएगा। हमने ज्वालामुखी और भूकंप तो पढ़ लिया था, लेकिन भूस्खलन को आज हम अनाच्छादन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भूस्खलन जो है वो अनाच्छादन का भी एक रूप है। क्या हो जाएगा तीसरा? भूस्खलन। और अब ये बात समझिए कि लैंडस्लाइड अभी 2023 में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। 2023 हो या 2024 हो, अगर हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे ना तो अगले 2-3 सालों तक भूस्खलन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे? हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो है लैंडस्लाइड देखा गया। इससे जान माल की बहुत हानि हुई, काफी दिनों तक चर्चा में रहा, और इस चर्चा के कारण यह एक न्यूज बन गया। चर्चा न्यूज है, और न्यूज का मतलब यहां पर न्यूज का मतलब क्या है? इशू, है ना। इशू किस चीज का? ये टॉपिक बन जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, है ना, या फिर लैंडस्लाइड का। जब भी आप मेंस या प्री इस बार प्रिपेयर करेंगे तो लैंडस्लाइड को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लैंडस्लाइड से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और हाँ, एक बात और, कभी कोई यूपीएससी खेल जाता है या यूपीपीसीएस भी खेल जाएगा। जिस साल खूब ज्यादा कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा ना, लगेगा कि इससे तो प्रश्न बनेगा ही, उस साल नहीं पूछेगा।
फिर जब अगले साल उसका मामला ठंडा हो जाएगा तब यूपीएससी या यूपीपीसीएस प्रश्न पूछेगा वहां से। ठीक है, तो अगले 2-3 सालों तक लैंडस्लाइड को कवर करते रहना है। तो भूस्खलन यहाँ पे। अब दीर्घकालिक जो शक्तियां हैं, दीर्घकालिक शक्तियां दो तरह से काम करती हैं, एक तो पठार निर्माणक होती हैं और दूसरा पर्वत निर्माणक। ठीक है, तो जो पठार और पर्वतों का निर्माण है ये ज्वालामुखी से भी होता है ना, ज्वालामुखी से भी होता है, लेकिन अलग अलग तरह के पठार और पर्वत हो सकते हैं, है ना। कुछ ज्वालामुखी के हो सकते हैं और कुछ दो प्लेटों के टकराने से हो सकते हैं। तो भूस्खलन, यहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप, दीर्घकालिक में पर्वत और पठार निर्माणक हो जाएंगे। जो पठार है ना, वो जब किसी धरातल पर जो वर्टिकल फोर्स है ना, लंबवत फोर्स है, बल लगेगा, तभी ये यहाँ का हिस्सा ऐसे उठ जाएगा, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर पठारों का निर्माण होगा। क्योंकि बहुत बड़े हिस्से पे नहीं उठ पाएगा ना, है ना, नीचे से बहुत ज्यादा शक्तियां इतना थोड़ी लगेंगी कि एक पर्वत, विशाल पर्वत का निर्माण कर दें, बल्कि उनकी ऊंचाई बहुत सीमित हो सकती है, बहुत कम, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पठारों का निर्माण होगा। पठारों की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती, 600 मीटर 700 मीटर ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पठार का निर्माण होगा। यहाँ पे लंबवत संचरण हो रहा है। ठीक है, लंबवत संचरण मतलब पृथ्वी की शक्ति, पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जो है वो लंबवत जब संचरण करेंगी तो वहां पर पठारों का निर्माण होगा। वहीं जो पर्वत है वो क्षैतिज संचलन होगा। मैंने उस दिन वीडियो भी दिखाया था कि कैसे क्षैतिज संचलन। ठीक है, दो प्लेटें, जैसे इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, वो आपस में टकरा रही है, तो उसके टकराने का मतलब क्या हुआ, दो क्षैतिज संचलन हो रहे हैं, दो प्लेटों का क्षैतिज संचलन हो रहा है, और उस संचलन से दो प्लेटें टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण होगा। कैसे पर्वत का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा, है ना, वलित पर्वत, इससे वलित पर्वत बनते हैं, वलित पर्वत बनेंगे। ठीक, ये हो गया दीर्घकालिक बल। हमने ये इतना लगभग पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम अनाच्छादन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें अगर कोई प्रश्न है, कुछ है दिक्कत, तो आप बोल सकते हैं, है ना, हम उसको देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक लिखिए। ठीक है, उसको मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आंसर करूं। ठीक, क्योंकि इस क्लास का पर्पस यही है ना कि आप ज्योग्राफी ठीक से तैयार कर सकें और उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें कि ज्योग्राफी में ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, है ना, इन सब की। देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है। आप उसको 1-2 क्लास या 70 क्लासेस में नहीं कवर कर सकते। बहुत एक टॉपिक को 1-2 क्लासेस में, या फिर अगर पूरी ज्योग्राफी को कहें कि 70 दिनों में कवर कर लेंगे तो ऐसा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है ना कि हमें यूपीएससी के लिहाज से पढ़ना है, और खास तौर पे इस क्लास का यही उद्देश्य है कि आप यूपीएससी के लिहाज से या फिर यूपीपीसीएस के लिहाज से जो ज्योग्राफी को का जो थॉट प्रोसेस है ना वो आ जाए आपको, है ना। क्योंकि फैक्ट्स वगैरह तो आप किसी बुक से कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, है ना। और भी बुक्स आती हैं, जैसे महेश बर्णवाल की बुक है, उससे आप फैक्ट्स कवर कर सकते हैं, या फिर घटना चक्र से कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि वो तब समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, है ना, कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। आप ये चीज कहीं पढ़ सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप क्लास करोगे ना, क्लास करने के बाद अगर आपको कोई ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा तो आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। मतलब मैं नींव तैयार कर सकता हूं, मैं बिल्डिंग नहीं बना सकता। ठीक है, बिल्डिंग बनाने का काम आपका है, आप उस पर एडिशन करते जाओ, है ना, उसमें खूब जोड़ो, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ। यही है यूपीएससी का मेहनत। ठीक है, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पूरा प्रश्न, सभी प्रश्न जो हैं वो यहां से नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं। मैं आपको ज्योग्राफी के थॉट प्रोसेसेस जो है ना
वो चला सकता हूं मैं। बस ये मैं ही नहीं कि कोई भी टीचर होगा वो भी यही काम करेगा। क्लियर है? तो आपका अपना काम क्या है कि अगर आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है, यूपीपीएससी है ना, इसका एग्जाम देना है, तो आपको एक दो बुक प्रेफर करना हो, जैसे घटना चक्र है ना, घटना चक्र आता है, हर एक सब्जेक्ट का आता है, आप उसको लीजिए, उसको कवर करिए, एक एक चैप्टर से प्रश्न जो भी प्रीलिम्स में बने हैं पीछे के किसी भी एग्जाम में, वो घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको पढ़िए, ये अच्छी बुक है, आप इसके साथ में उसको भी पढ़ते चलिए, है ना। और मैंने ये बताया था कि जो आज पढ़ना है हम लोगों को, वो सिलेबस आपका पहले से तैयार होना चाहिए, एक बार एक रीडिंग तो होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कनेक्ट कर पाओगे क्लास को। नहीं तो हो सकता है कि मैं थॉट प्रोसेस के चक्कर में कुछ चीजें छोड़ता चलूं, हो सकता है मैं छोड़ता चल रहा हूं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको समझने में लगोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी, है ना। तो ज्योग्राफी को सरल बना के पढ़ाना है मुझे। क्लियर है? तो आप इसको घटना चक्र, यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी की आती है, ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा और इंग्लिश में भी। बट ये नहीं है कि ये क्लास पूरी तरीके से बेकार है। आप इस मेरी क्लास, मतलब मेरी क्या, किसी भी ज्योग्राफी की क्लास कर किए बिना आप इन सब बुक्स को पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे। तो एक बार क्लास पूरी कंटिन्यू करिए और क्लास खत्म होने के बाद आप इन बुक्स को रेफरेंस के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यूपीएससी हूं और मैं जो पढ़ाऊंगा उसी से सिर्फ आएगा। बट क्या है ना कि ट्रेंड के हिसाब से जो ट्रेंड में आया है मैं वही वही पढ़ा रहा हूँ इस, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। चलिए फिर हम लोग कहाँ पर थे, है ना। क्षैतिज संचलन हम लोगों ने पढ़ लिया था, भू संचलन अंतर्जात बल पढ़ लिया था, ठीक। क्या कह रहे हैं? ठीक है चलिए। चलिए यहां पर देखिएगा अनाच्छादन। अनाच्छादन को हम पहले एक ग्राफ के तौर पर, अनाच्छादन में हम पहले तो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक ग्राफ तैयार करते हैं और उस ग्राफ के बिहाफ पर चीजों को समझते हैं। देखिए क्या है ना कि जो अनाच्छादन होता है ये पृथ्वी के निकट या निकट धरातल के नीचे, पृथ्वी के धरातल के निकट, है ना, धरातल के निकट या फिर धरातल के, ठीक है, पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां होती हैं, बाह्य शक्तियों के कारण पृथ्वी के धरातल या पृथ्वी पर निम्नलिखित बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनाच्छादन। फिर से समझते हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के कारण, पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के कारण, बाह्य बलों के कारण पृथ्वी के धरातल के निकट या धरातल पर कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ना, उसे क्या कहेंगे? अनाच्छादन कहेंगे। के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी हैं, कई कारक उत्तरदायी हैं, कई कारक उत्तरदायी हैं।
जैसे कि, है ना, कई तरीके हैं अनाच्छादन के। कई तरीके हैं, है ना। पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण पृथ्वी के धरातल के निकट अथवा धरातल पर चट्टानों, है ना, चट्टानों के टूटने या विखंडित होने की प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने कहा उससे काफी अलग है, ये क्या है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। चट्टानें टूटेंगी तो चट्टानों के टूटने से कई स्थलाकृतियों का भी तो निर्माण होगा। एक चट्टान टूटेगी, कहीं विस्थापित होगी, ठीक है। तो सही शब्दों में तो हम इसको जब हम लिखेंगे ना तो इस तरीके से लिखेंगे। क्या मतलब कि जब पृथ्वी के धरातल पर जो पृथ्वी के बाह्य कारक हैं, बाह्य शक्तियां हैं, जब उन स्थलाकृतियों में कोई टूट फूट होगी, उनका विखंडन होगा, तो उस जो प्रक्रिया है ना उसे अनाच्छादन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है कि धरातल के निकट विखंडित होने की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, विखंडित होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलेंगे? अनाच्छादन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कितने तरह से हो सकता है? ये जो टूटना फूटना है ना, ये कितने तरह से हो सकता है? तो 3 तरह से हो सकता है। पहला, यांत्रिक कारण या भौतिक कारण। दूसरा, वृहद स्थानांतरण, ठीक। और तीसरा, अपरदन। सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। यहाँ पे भौतिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वृहद स्थानांतरण और अपरदन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर गया, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अपक्षय, या फिर इसे ऋतु क्षरण भी बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के कारण पृथ्वी पर स्थित चट्टानों का खंड विखंडन होना, है ना, उन्हें विखंडित होने की प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। यह अनाच्छादन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, अपक्षय के कारण, दूसरा वृहद स्थानांतरण के कारण, और तीसरा अपरदन के कारण। यहाँ पर अनाच्छादन की जो पहली प्रक्रिया है अपक्षय 3 तरह से हो सकती है। भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, दूसरा रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, और तीसरी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से। यहाँ पर यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या हो सकता है? पहला तो कणिकामय विखंडन, और दूसरा खंड विखंडन, और तीसरा अपक्षलन। ठीक है, तो यहाँ पर यांत्रिक को भी 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। क्या है वो? पहला तो अब वो क्या कहते हैं, वो कणिकामय विखंडन, दूसरा खंड विखंडन, और तीसरा अपक्षलन। ठीक, ये भौतिक क्रियाओं के माध्यम से होंगे। अगर हम रासायनिक की देखेंगे तो रासायनिक क्रियाएं भी जो है 3 तरह से हो सकती हैं। कौन कौन से? जैसे विलयनीकरण हो सकता है, जब कोई जल जो है किसी खनिज के साथ मिलता है तो कई खनिज घुल जाते हैं, है ना, जैसे रॉक सॉल्ट
है ना, चट्टानी नमक, वो जब जल के साथ मिलेगा तो उससे क्या होगा, एक विलयन बन जाएगा, इससे चट्टाने टूट सकती हैं, टूटेंगी। ठीक है, एक बड़ी चट्टान है रॉक सॉल्ट, उस पर जल पड़ा, जल पड़ने के बाद वो उसके साथ क्रिया करने के बाद वो गायब हो जाएगा, गायब का मतलब विलयन बन जाएगा। ठीक, तो इसे क्या है, चट्टाने खंड विखंडित हुई, टूटेंगी। इसी तरीके से देखेंगे तो ऑक्सीकरण होता है, तीसरा कार्बोनेशन होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ कोई खनिज अपक्रिया करेगी, रासायनिक अपक्रिया करेगी, तो वहां पर चट्टाने टूटेंगी, है ना, चट्टाने टूटेंगी। जैसे लोहा, ये तो अभी हम लोग पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, अभी पढ़ेंगे हम इसको, अभी तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं थोड़ा सा। तो ठीक है, तो जो रासायनिक अपक्रिया है उसमें क्या है, विलयन, दूसरा ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे कि लोहा ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया करता है तो लोहा कमजोर पड़ जाता है। ऐसी चट्टाने जिनमें लोहा पाया जाता है वो चट्टाने खंड विखंडित हो जाएंगी, टूटने लगेंगी। ठीक, यहां पर हमें यह देखना है कि कितनी तरह से चट्टाने टूट सकती हैं, कितनी तरह से चट्टाने टूट सकती हैं, उसी को तो आच्छादन बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अपक्षय ऋतु क्षरण देख रहे हैं, और ऋतु क्षरण में भी हमने क्या देखा, यांत्रिक या भौतिक अभिक्रिया, भौतिक कारक, दूसरा रासायनिक कारक, और तीसरा क्या देख रहे हैं, जैविक। तो भौतिक कारकों में भी तीन तरह से, कणिकामय विखंडन होगा, खंड विखंडन हो जाएगा, और तीसरा अपक्षलन हो जाएगा। इन सबको भी ब्रीफ करेंगे कि कणिकामय विखंडन क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत का निर्माण कैसे होता है ना, वहां मरुस्थलों में रेत कैसे आती है, रेत कैसे बनती है, वो देखेंगे हम। ठीक है, इतनी भारी चट्टान टूटने कैसे लगती है, ये भी हम देखेंगे। ठीक, अब आते हैं रासायनिक पे। रासायनिक में हमने क्या बात किया, विलयन की बात की। मान लीजिए कोई रॉक सॉल्ट है जिसमें कोई चट्टान है जिसमें नमक पाया जा रहा है। ठीक, तो उसपे क्या होगा, जल H2O जब मिलेगा तो H2O के साथ वो अपक्रिया करने के बाद वो नमक जो है वो जल में घुल जाएगा, और जब चट्टानों से वो नमक निकल जाएगा तो क्या होगा, उनमें दरार होगी और वो टूट जाएंगे। ऑक्सीकरण में भी देखेंगे, जिन चट्टानों में लोहा जैसा खनिज पाया जाता है वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने के बाद कमजोर पड़ सकता है, गायब हो सकता है, मतलब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, और जब उसमें फिर दरार उत्पन्न होगी और फिर चट्टाने टूट सकती हैं। ठीक है, विखंडन हो जाएगा उनका। इसी तरह देखेंगे कार्बोनेशन में भी यही होता है। कार्बोनेशन में क्या होगा कि जब जो शुद्ध जल होता है ना वो अच्छा चालक नहीं होता, उष्मा का, सॉरी, अच्छा घोलक नहीं होता, है ना, खनिजों का अच्छा घोलक नहीं होता खनिजों का। तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी जल में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो उससे क्या होता है, कई सारे जो खनिज हैं वो उनका कार्बोनेशन होने लगता है, जैसे कि खड़िया, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, इन सब का क्या होगा, इन सब का जो है विलयन हो जाए, वो क्या कहते हैं कि अपक्रिया होगी, कार्बोनेशन होगा, और फिर यहाँ पर चट्टाने कमजोर होंगी और टूट फूट कर विखंडित होने लगेंगी। ये बात रही। अब आते हैं जैविक पर। जैविक में कैसे, मान लीजिए मानव है, कहीं पे पहाड़ों में सुरंग बना रहे हैं, ठीक है, चल रहा है? ठीक है, तो क्या बात की हमने, जैविक की बात कर रहे थे हम। तो जैविक में क्या देखेंगे, जैसे कि मानव है, बहुत सारी जो चट्टाने हैं ना उनके टूटने के पीछे मानव है। ठीक है, मानवीय कारक हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग बनाना, सड़कों का निर्माण करना, पत्थरों को निकालना, इससे क्या होता है, कई सारी चट्टानों का टूटना फूटना, विखंडन होता रहता है, ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कई सारे जैसे कि वनस्पति है,
हालांकि वनस्पतियां जो है ना, उनकी जड़ें अपरदन को रोकने का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जड़ें जो है वो पेनिट्रेट करने के चक्कर में, है ना, वो चट्टानों के अंदर घुस जाते हैं और जिससे चट्टानें टूटने लगती हैं, उनको वो विखंडित होने लगती हैं। क्लियर है? तो वनस्पतियों से भी चट्टानों का विखंडन होता है। बहुत सारे कीट हैं, है ना, वो कीट, जानवर, पशु जो हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। क्या है? जैसे कि चूहा हो गया ना, वो बिल बना के, तो वो क्या करेगा, चट्टानों को धीरे धीरे काटेगा और उससे क्या होगा, चट्टानों का विखंडन होगा। हालांकि वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता, लेकिन फिर भी उससे विखंडन होता है। ये रहा आपका ऋतुचरण 3। एक बार हम मैपिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ऋतुचरण में हम यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया, और तीसरा देखेंगे तो जैविक प्रक्रिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने, मुझे अभी जस्ट थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं स्लिप कर गया था माइंड से, क्या था कि हम लोग अभी वलन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, भ्रंशन को कंप्लीट नहीं किया था, है ना, भ्रंशन को कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी हम लोग वो भी देख लेंगे एक बार कि भ्रंशन कितने तरह का होता है। ठीक है, मुझे कुछ लग रहा था कि मैं मिस कर रहा हूँ, है ना, उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर क्या था, भौतिक या यांत्रिक, इसमें क्या होगा, यांत्रिक या भौतिक कारक या प्रक्रिया। ठीक है, या भौतिक प्रक्रिया। यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया। अब देखिए होता क्या है कि चट्टानों के विखंडन के पीछे कई भौतिक कारक होते हैं, जिन भौतिक कारकों के कारण ये सब होता है, जैसे कि मतलब चट्टानों का विखंडन होता है। कैसे? दैनिक तापांतर जानते हैं आप? दैनिक तापांतर क्या होता है? जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर ज्यादा होता है वहां पर चट्टानों का विखंडन होता है। ठीक है, वहां पर चट्टानों का कणिका में विखंडन होगा। देख लेते हैं अभी इसको साइड में, है ना। वैसे इसको भी पहले एक बार ग्राफ बना लें, कणिका में विखंडन इससे होगा। इसके अलावा इससे जो है वो खंड विखंडन, और तीसरा अपशलन। ठीक है, अपशलन होगा, अपशलन भी बोलते हैं। अब देखते हैं कणिका में विखंडन को। ऐसे क्षेत्र जहां पर दैनिक तापांतर ज्यादा होता है, दैनिक तापांतर ज्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे कि कहीं पे दिन का रात एक ही जगह पर, मान लीजिए थार का मरुस्थल है, ठीक है, थार राजस्थान में पड़ता है, वो उस मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री पहुंच गया और रात का तापमान 10 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो इतना तो डिफरेंस नहीं आएगा, फिर भी लगभग हम 15 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो 15 डिग्री आ गया, तो उससे क्या होगा, दिन का तापमान तो 50 डिग्री रहा, रात का तापमान 15 डिग्री का, तो दैनिक तापांतर क्या होगा वहां का, दैनिक तापांतर कितना होगा, मान लीजिए दिन का डिग्री पर कितना है 50, और जब रात आएगा तो मान लीजिए 25 डिग्री, है ना, प्लस 25 डिग्री मान लिया, तापमान कितना आ गया। तो ये जो 25 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसे ही दैनिक तापांतर बोलेंगे किसी क्षेत्र का। तो जैसे थार का मरुस्थल है, उष्ण क्षेत्र है, ठीक है, शुष्क और उष्ण क्षेत्र है,
कणिकामय विखंडन। जिन क्षेत्रों का दैनिक तापांतर ज्यादा होता है ना, जैसे कि कोई शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र जैसे कि हुआ कोई मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। और यहाँ पर क्या होगा, दिन के समय तापमान ज्यादा होगा, तो तापमान ज्यादा होने के कारण जो चट्टाने हैं उनका प्रसार होगा। जब तापमान नीचे गिरेगा, रात्रि के समय जब तापमान नीचे गिरेगा तो उसमें क्या होगा, चट्टानों में संकुचन होगा। और यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है और क्या होगा, संकुचन प्रसार ऐसा होता रहेगा। तो एक समय आएगा कि चट्टाने टूटने लगेंगी, उनका विखंडन होने लगेगा। ठीक है, तो उच्च दैनिक तापांतर वाले क्षेत्रों में क्या होगा, चट्टानों का विखंडन होगा। अब यहाँ पर बात आती है कणिकामय का मतलब क्या हुआ। कणिकामय का मतलब हुआ कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत पाई जाती है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जो बड़ी चट्टानें होती हैं उन पर तापमान कम ज्यादा पड़ने के कारण वो छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगती हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। एक बड़ी चट्टान को आप रख दीजिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो कुछ वर्षों के बाद देखेंगे, हो सकता है ज्यादा वर्ष लगे, तो उन वर्षों के बाद देखा जाएगा कि क्या होगा, वो चट्टान धीरे धीरे करके रेत में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे, मैंने आपको बता चुका हूं, क्योंकि उसमें प्रसार और संकुचन होगा। ये प्रसार संकुचन लगातार होता रहेगा, फैलाव होगा, सिकुड़न होगी, तो क्या होगा, चट्टाने विखंडित होने लगेंगी, टूटने लगेंगी। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, कणिकामय खंड विखंडन। क्या होगा, उच्च दैनिक तापांतर वाले क्षेत्रों में। और मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो उच्च दैनिक तापांतर वाले क्षेत्र कौन से हैं, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल। और यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत पाई जाती हैं, बालू पाए जाएंगे। ठीक है, बालू क्या है, चट्टानों के छोटे छोटे कणों को बालू ही बोलेंगे, बालू बोलते हैं। ठीक, तो मरुस्थल में उच्च दैनिक तापांतर होने के कारण वहां पे बालू बनेगी, चट्टाने बहुत छोटे छोटे कणों में पाए जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, कणिकामय विखंडन। अब आइए बात करते हैं खंड विखंडन क्या होता है। जहां उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, उच्च अक्षांशीय का मतलब क्या हुआ, ध्रुवों की ओर, जहां पर तापमान बहुत कम होगा, शून्य के आसपास फ्लैक्चुएट करेगा, वहां पर क्या होगा, देखिए दिन में तापमान ज्यादा होगा तो जो जल है वो जल है वो पत्थरों के दरारों, चट्टानों के दरारों में प्रवेश कर जाएंगे। और रात्रि के समय जब उनका तापमान 0 से भी कम हो जाएगा वहां पर, तो क्या होगा, उस जल के आयतन में वृद्धि होगी, बर्फ के रूप में जमने लगेगा। और जब आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, चट्टानों के दरारों में वो दबाव उत्पन्न करेगा। और जब दबाव उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, चट्टाने कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे करके वो टूटने लगेंगी, है ना। हालांकि बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते, जहां पर जिन चट्टानों में दरार पाई जाएगी ना, उन्हीं का विखंडन होगा। तो यहाँ पर क्या है, उस दरार के माध्यम से ही जल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री से भी कम इसके आसपास फ्लैक्चुएट होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री के बाद ही तो जमता है जल, है ना। बर्फ के रूप में कब आता है, जब वो 0 डिग्री से कम आता है जल। तो क्या होगा, यहाँ पर जो बर्फ के जमने, उसके जमने और घुलने की प्रक्रिया के बाद क्या होगा, पत्थरों पर दबाव पड़ेगा, दरारों के माध्यम से, और उनका विखंडन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, खंड विखंडन बोला जाता है। क्लियर है, मैंने क्या बात किया, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यह प्रक्रिया होती है चट्टानों के टूटने की। अब अपशलन क्या होता है, फिर से वही बात, जहां पर उच्च दैनिक तापांतर होता है, जहां पर उच्च दैनिक तापांतर पाया जाता है, वहां पर अपशलन की प्रक्रिया देखी जाती है। क्या है कि जो खनिज है ना, वो शुद्ध घोलक नहीं होते, उसके खनिजों के, फिलहाल वो एक अलग बात है। अपशलन में अगर हम देखें ना, तो एक प्याज नुमा चीज, प्याज देखा है ना,
प्याज का एक एक छिलका ऊपर का उतरता है, तो ऐसे ही चट्टाने जो है ना, तापांतर के कारण जो है, दैनिक तापांतर जब ज्यादा होगा तो सिकुड़न और क्या होगा, उसमें प्रसार होगा। तो इसके कारण क्या होगा, परत दर परत वो चट्टाने टूटने लगेंगी, और इसी को क्या बोलते हैं, अपसलन बोलते हैं, है ना, अपसलन बोलते हैं। ठीक है, तो अपसलन को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये कणिका में विखंडन का ही एक रूप होगा, है ना, कुछ दैनिक तापांतर वाले क्षेत्रों में ही पाया जाएगा, क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। क्लियर है। अक्सर जो ऊष्मा होती है ना, सूर्य का प्रकाश होगा, वो पत्थर के किसी चट्टान के ऊपरी क्षेत्रों में पहले पहुंचेगा और वहां पर प्रसार ज्यादा होगा और फिर संकुचन भी होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो ऊपर की परतें हैं ना, वो दरार वरार नहीं होगा, तब भी ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे करके विखंडित होने लगेगी, है ना, उसी को अपसलन बोलेंगे। क्लियर है, उसी को अपसलन बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर अभी हम लोगों को नोट्स भी बनाना है, ठीक है, कोशिश करेंगे आज हम लोग कंप्लीट कर लें। फिर हमने दूसरी जो प्रक्रिया देखी थी अनाच्छादन की, अनाच्छादन में जो एक तो हमने क्या देखा था, हम लोग अभी भौतिक वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है। भौतिक में भी क्या, ये अपक्षय पढ़ रहे हैं ना, अपक्षय का हिस्सा है क्या, भौतिक। अभी हम क्या देखेंगे, रासायनिक। रासायनिक जो प्रक्रिया है चट्टानों के टूटने की, अपक्षय का मतलब हुआ क्या, चट्टानों का टूटना, ठीक है। तो एक बात और, जो अपक्षय होता है ना वो स्थिर होता है ना। अपक्षय क्या होगा, ये अपक्षय का मतलब सिर्फ चट्टानों का टूटना है, टूटना, ठीक है, चट्टानों का विखंडन होना ही अपक्षय कहलाता है। अब यहां पर बात आती है, इसका मतलब क्या हुआ, चट्टाने ना तो कहीं स्थानांतरित होकर जा रही हैं, ठीक है, कहीं भी नहीं जाएंगे। अपक्षय का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि वो अपनी जगह पर टूटना, मतलब ये एक इन सीटू प्रोसेस है ना, इन सीटू मतलब स्वास्थाने, ठीक है, स्वास्थाने, अपने ही स्थान पर चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है, ठीक है। ये एक स्टैग्नेंट प्रोसेस है। हम लोग अपर्दन में पढ़ेंगे कि कोई कारक है, कोई प्रोसेस है, ठीक है, जो तोड़ रहा है चट्टानों को और उसको लेकर भी कहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको परिवहन नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्थानांतरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ टूटना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूटना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अब ये देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो भी तीन तरह से हमने बताया था, क्या, विलयन, है ना, विलयन के माध्यम से, ऑक्सीकरण के माध्यम से, और इधर कार्बोनेशन के तरह से, कार्बोनेशन, ठीक है। तीन प्रोसेस है रासायनिक अभिक्रिया में, और भी है लेकिन मुख्यतः यही कारक है, मुख्यतः यही कारक है, मुख्यतः यही कारक है, ठीक है। फिर आइए अब देख लेते हैं विलयन में। विलयन में क्या होगा, जब जल किसी खनिज के साथ, है ना, जब अभिक्रिया करेगा, है ना, जब जल किसी खनिज के साथ अभिक्रिया करेगा तो उससे क्या होगा, जो खनिज है वो जल में घुल जाएगा। हालांकि सभी खनिज जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो भी खनिज घुलनशील होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद चट्टानों का विखंडन करते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट, है ना, रॉक सॉल्ट क्या है, चट्टानी नमक। ये जल के साथ घुल जाएगा, जल के साथ अभिक्रिया करके उसमें घुलनशील है, घुल जाएगा, और इससे क्या होगा, चट्टानों का विखंडन हो जाएगा।
ठीक, फिर आइए देखते हैं ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण जो है ना, वो ऑक्सीकरण में जैसे ऑक्सीजन जो है ना वो किसी के साथ है ना, मान लो फेरस के साथ। अधिकांश चट्टानों में लोहा खनिज पाया जाता है, लोहा खनिज पाया जाता है, और ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो लोहा खत्म हो जाएगा, कमजोर पड़ने लगेगा, और इसके पश्चात जो है, जो वो चट्टान है जिसमें वो लोहा पाया जा रहा है वो कमजोर हो जाएगी और उसका विखंडन होने लगेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जितने जैसे खनिज हैं वो जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीकरण के प्रोसेस के कारण जो है वो टूटने लगेंगे। ठीक है, टूटने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर ऑक्सीकरण भी यही होता है। अब ये देखिए कार्बोनेशन क्या होता है। कार्बोनेशन में कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल मैंने क्यों लिखा, जब भी चूंकि जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना, जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा, और जब कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होगा तो ऐसी चट्टानें जो कार्बोनिक अम्ल के साथ अवक्रिया कर सकती हैं, जैसे चूना पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट, है ना, ये जब संपर्क में आएंगे तो ये अवक्रिया करने के पश्चात धीरे धीरे जो है, अवक्रिया करने के बाद धीरे धीरे जो चट्टान में पाए जाएंगे ना उनका विखंडन करने लगेंगे, है ना। अवक्रिया करने के पश्चात कार्बोनिक अम्ल बनेगा, और जब कार्बोनिक अम्ल बनेगा तो वो चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर, खड़िया, इनके साथ अवक्रिया करके वो चट्टानों का विखंडन करेंगे, है ना। तो 3 प्रोसेस रहे रासायनिक अवक्रिया के, वो क्या है, विलयन, ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन। अब आइए देख लेते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय बहुत नहीं, जैसे कि देखेंगे तो कुछ मानवीय कारक होंगे, है ना। मतलब जैविक अपक्षय का मतलब क्या हुआ, जीव जंतुओं के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा चट्टानों का किया जाने वाला खंड विखंडन जैविक अपक्षय कहलाता है। तो मानवीय कारक, है ना, जीव जंतु, वैसे तो मानव भी जीव जंतु है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा अलग रखा जाता है क्योंकि उसकी जो क्रियाएं हैं वो अन्य जीवों से भिन्न है। जीव जंतुओं के द्वारा, और क्या है, वनस्पतियों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा। ठीक है, तो मानवीय कारक क्या होंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, सुरंग का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ठीक है, या फिर कोई विस्फोट करना, विस्फोट करना, ठीक है, विस्फोट करना। इस तरह से अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही हैं और उसके कारण चट्टानों का विखंडन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, मानवीय कारक कहेंगे, मानवीय प्रक्रिया कहेंगे। जैविक अपक्षय उसे होगा उससे जीव जंतुओं के द्वारा, बहुत सारे जीव जंतु बिल बनाकर रहते हैं और वो जो बिल बनाते हैं तो उनसे क्या होगा, चट्टानों का विखंडन होता है। वनस्पतियां जो हैं, जड़ें इसकी क्या करती हैं, बहुत वो पेनेट्रेट करने की कोशिश करती हैं और पेनेट्रेट करने की कोशिश में जो है चट्टानों का विखंडन होता है। क्लियर है? तो इसको भी जैविक अपक्षय कहा जाएगा। अब आगे आते हैं, हमने देख लिया अपक्षय या ऋतुचरण देख लिया। अब आइए देखते हैं कि वृहत स्थानांतरण क्या है। वृहत स्थानांतरण जो है वो भी 2-3 तरह का होता है। वृहत स्थानांतरण 2-3 तरह का होगा।
एक तो क्या होगा, मृदा सर्पण, है ना, मृदा सर्पण, है ना, सॉयल क्रीपिंग, क्रीपिंग। दूसरा मड फ्लो, मतलब पंक प्रवाह, पंक प्रवाह। तीसरा बृहद स्थानांतरण में भूस्खलन, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड। बृहद स्थानांतरण के पीछे एकमात्र कारण होता है, वो है गुरुत्वाकर्षण, जो सबसे मुख्य कारण है ना। बृहद स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ ढाल वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, ढाल वाले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में तो ढाल होगा, तो ढाल के सहारे जब किसी विशाल राशि का स्थानांतरण नीचे की ओर होता है तो उसे क्या बोलेंगे, बृहद स्थानांतरण बोलेंगे, मास मूवमेंट बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूं, समझा देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब किसी विशाल भूखंड राशि का ढाल के सहारे नीचे की ओर गमन होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे वृहद स्थानांतरण कहते हैं। ये तीन तरह से होगा, मृदा सर्पण, मड फ्लो, पंख प्रवाह और भूस्खलन, तीन तरह से होता है। अब आप इसको वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि ये किस तरह से होगा, है ना, पंख प्रवाह कैसे होता है, भूस्खलन कैसे होता है। और भूस्खलन को तो मैं बता ही चुका हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। पहले हम लोग मृदा सर्पण क्या है, मृदा सर्पण जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मृदा का बहाव होना, मृदा का प्रवाह होना ही मृदा सर्पण कहलाएगा। इन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते, मतलब अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते हैं कि हाँ ये मृदा का सर्पण हो रहा है, लेकिन जब हम कुछ वर्षों में के बाद देखेंगे तो स्थलाकृतियां जो है ना वो परिवर्तित दिखाई देगी। बहुत धीमा प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस होने की वजह से हम उसे तुरंत नहीं देख सकते। इसलिए जब हम कुछ वर्षों के पश्चात देखते हैं तो स्थलाकृतियों में परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तनों को देखने के पश्चात लगेगा कि यहाँ पर मृदा का सर्पण हुआ है, मृदा खिसक करके नीचे की ओर विस्थापित हुई है ना। मड फ्लो क्या होता है, मड फ्लो ये नदी की तरह होता है, नदियां जैसे पानी के साथ बहती हैं वैसे ही मड फ्लो जो है वो कीचड़ के साथ, पंख के साथ बहता है ना, बहुत तीव्र गति से। तो नदी की तरीके से फ्लो होना, है ना, फ्लो होने का मतलब स्थानांतरण हुआ यहाँ पर मड का, पंख का, कीचड़ का जो प्रवाह है, स्थानांतरण होगा, उसे ही मड फ्लो कहा जाएगा। और जब किसी विशाल राशि का, भूखंड का अचानक, यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूं, अचानक टूट करके नीचे की ओर विस्थापित होना, उसे क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे, लैंडस्लाइड बोलेंगे। इन तीनों के बारे में हम एक बार एक वीडियो के माध्यम से विजुलाइज करेंगे। एक बार ये देखिए, ये मड फ्लो है ना, ये मड फ्लो है। देखिए ये रसिया का है, जैसे नदी का बहाव आ रहा हो, ठीक है। ये देखिए इतना वो स्थानांतरित हो रहा है, तो इसे पंख प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए नदी की तरफ बह रहा है, और ये अवसाद होते हैं, कोई कीचड़ विशेष रूप से नहीं होता, लेकिन क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए सॉइल क्रीपिंग कैसे होता है, अभी मैंने बताया था ना मृदा सर्पण। तो मृदा सर्पण को हम अचानक ऐसे देख नहीं सकते कि हाँ भाई हो रहा है, आज के दिन हो रहा है, बल्कि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है और लंबे समय तक होती रहती है। तो देखिएगा कैसे पता चलेगा, स्थलाकृतियों में परिवर्तन आएगा, और इन्हीं स्थलाकृतियों में परिवर्तन से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर
मृदा सर्पण हुआ है। देखिएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ टेढ़े दिखाई देंगे ना, है ना, उनका कर्व हो जाएगा। तो आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे हुआ, वो क्या है, मृदा का सर्पण होगा वहां पर। और सर्पण का मतलब खिसकेगी मृदा, तो जो पेड़ सीधा था पहले वो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलता है। ये तो अपर्दन का है। ये लैंडस्लाइड का देख लीजिए, लैंडस्लाइड ऐसे होगा। Strong soil, slopes become vulnerable to landslides. There can be a variety of triggers. लैंडस्लाइड भारी वर्षा के कारण अक्सर होता है। भारी वर्षा जब होगी ना, तो चट्टानें कमजोर होंगी, टूटेंगी फूटेंगी, और वो ढाल के सहारे नीचे की ओर विस्थापित हो जाएंगी। यही है भूस्खलन, है ना, यही भूस्खलन है। देखिएगा, But the most common trigger is steady rainfall, which further loosens the rock on the soil. Vibrations from human activities such as quarrying can also trigger landslides. ठीक है। तो लैंडस्लाइड जो है ना, Vibrations from human activities such as quarrying लैंडस्लाइड न सिर्फ वर्षा के कारण होगा, बल्कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप आएगा, चट्टानें टूटेंगी, और चट्टानों के टूटने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वो नीचे की ओर विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो लैंडस्लाइड जो है ना, वो भूकंपीय क्षेत्रों में आएगा ज्यादातर, है ना, भूकंपीय क्षेत्रों में, या फिर जहां वर्षा ज्यादा हो रही होगी। तो पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा भूस्खलन आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक भूकंपीय जोन है, भूकंपीय क्षेत्र है। भूकंप 5 का क्षेत्र है वो अक्सर वहां पर। भारत का जो जोनिंग हमने पढ़ी थी ना भूकंपें, तो वो जोन 5 में आता है। अधिक परिमाण वाले भूकंप आते हैं वहां पर, है ना। जोन 4 जोन 5 में है। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी भी तरीके से वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन का मतलब कोई कंपन होगा, और यहाँ की चट्टानें टूटने लगेंगी, तो नीचे की ओर विस्थापित हो जाएंगी। ऐसे में क्या होगा कि जो मैदानी इलाकों में, खासतौर पे जो पहाड़ के निचले क्षेत्रों में जो भी घर होंगे, है ना, जो बस्तियां होंगी, वो वहां वो लैंडस्लाइड से खतरा होता है उनको, है ना। ये देखिए, Vibrations from human activities such as quarrying can also trigger landslides. ठीक है। Soil ये देखिए, देखिएगा, ये लैंडस्लाइड का दूसरा वीडियो है। बारिश हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे नीचे मृदा खिसकी, किसी भी तरीके से कोई भी असंतुलन पैदा हुआ, और तो ये देखिए बिखर गया पूरा का पूरा। इतना जो है मास मूवमेंट हो गया। ठीक है, soil ठीक है, चलिए। फिर ये चीजें रही इसकी बृहद स्थानांतरण की, बृहद स्थानांतरण की। अब आइए देख लेते हैं आगे का क्या था, है ना। मड फ्लो देख लिया हमने, भूस्खलन भी देख लिया। ठीक है, अब बृहद स्थानांतरण के लिए क्या चाहिए? तीव्र ढाल। पहली बात है, तीव्र ढाल के बिना यह संभव नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तब जो है, क्या कह रहे हैं आप लोग?
ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, हाँ तो फिर ठीक, देखिए तीव्र ढाल होगी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मान लो भारी वर्षा हो, भारी वर्षा हो या फिर भारी हिमपात हो, है ना, भारी हिमपात हो, तो उससे भी भूस्खलन या फिर वृहद स्थानांतरण देखने को मिलता है। ये विशेष रूप से भूस्खलन से जुड़ा हुआ है ना, या फिर कोई मानवीय कारक हो, मानवीय कारक होगा, या फिर भूकंप होए, है ना, भूकंप आए, या फिर जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब क्या हुआ कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब वृक्षों का कटाव किया जाता है, जो वृक्ष होते हैं ना उनकी जड़ें जो चट्टाने हैं उन्हें पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं, और उनका फ्लो नहीं हो पाता है ना। मान लो वो टूटना फूटना भी चाहे तो क्या होगा, सभी जड़ें उनको पकड़े रहती है नीचे से। लेकिन जब उन्हीं वनों को काट दिया जाएगा तो ऐसी चट्टानों को नीचे से पकड़ने का काम नहीं कर पाएंगी जड़ें, ठीक है, जड़ ही नहीं होगी तो पकड़ेगा क्या। और ये निर्वनीकरण जो है वो भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जो मानवीय कारक है ना सबसे बड़ा, वो है निर्वनीकरण, वनों का विनाश करना, समझ रहे हैं। वनों के विनाश के कारण ही भूस्खलन की घटनाएं हिमालयी क्षेत्रों में भी ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। यूपीएससी के मेंस में प्रश्न था कि हिमालय की तुलना, वो पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, कारण बताइए, ये आया था, ठीक। एक बात और कि यहां पर मैंने पश्चिमी घाट का नाम लिया। हम लोग जब भारत का भौतिक स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत जो है उसका जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भाग है, वहां पर महाराष्ट्र से लेकर के एक पेटी है ना, ये श्रीलंका तक भी जाती है। लेकिन अगर इंडिया का देखें तो ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, इन सब क्षेत्रों में जो है एक पर्वत के आकार, मतलब कि क्या मैंने बताया था कि जो भारत है वो वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर थोड़ा सा ऊंचा है ना, धरातल उसका ऊंचा है, उठा हुआ है, वहां पर पर्वत है, माउंट, जो पश्चिमी घाट है वो इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि वो एक पर्वतनुमा है। जबकि जो भारत का ईस्ट क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र है, वो थोड़ा सा ढलान पर है, ढलान का मतलब वो मैदानी क्षेत्र है ज्यादा, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पहाड़ों की तरह है, तो उसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत के देखा जाता है कि पृथ्वी, ये जल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जल है, इस जल के नीचे है ना महासागर के, वो क्या है, इसको अरब सागर बोलेंगे, तो अरब सागर के नीचे यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ जो है धरातलीय क्षेत्र है, ज्यादा गहराई नहीं है इनकी, है ना, धरातल है, मतलब कभी जो है ये इतना हिस्सा जो है ऐसे टूट करके वो महासागरों में, अरब सागर में समा गया है, इसको कगार बोलते हैं। ये टूट करके एक हिस्सा जो है ना वो जल के नीचे चला गया, मतलब अगर भारत जो आज है इतना, वो कभी ना कभी इतना रहा होगा। ये क्षेत्र जो है वो चूंकि डूब गया, टूट करके इसी में जल में समा गया, तो इसको कगार बोलते हैं, है ना, कगार। तो कगार क्या होता है, टूट करके, मतलब कि भूखंड का वो हिस्सा जो टूट करके जल में समा गया हो उसे कगार बोलते हैं। तो ये टूट करके समा गया, इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो जो जल की गहराई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे भूखंड स्थित है, और इस यही कारण है कि यहाँ पर चूंकि टूट करके यहाँ का हिस्सा नीचे जल में समाया हुआ है, तो बहुत तीव्र ढाल है यहाँ पर, है ना। कोई हिस्सा टूट जाए अगर, और टूटने के पश्चात यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा रही हो, तो क्या होगा, यहाँ पे सक्रिय ढाल बनेगी, तीव्र ढाल बनेगी,
और यही कारण है कि जो अक्सर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊंची है, यहाँ का स्थलाकृति ऊंचा है, यही कारण है। यहाँ पर देखिए ये वेस्ट का हिस्सा है, ये ईस्ट का हिस्सा है, ये उठा हुआ है और ये मैदानी इलाकों की तरह है, तो इधर से इधर की ओर नदियों का फ्लो इस तरफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसे जो टूट करके नीचे हिस्सा गया है इसे कगार बोलेंगे, कगार। ठीक है, यहाँ लिखा है कगार बोलते हैं उसको, ये हिस्सा। क्योंकि ये पता चला है कि यहाँ का जो धरातल है वो बहुत नीचे नहीं है, मतलब धरातल के हिस्सा जल क्षेत्र, जल की गहराई यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धरातलीय हिस्सा है। ठीक है, अब आइए पश्चिमी घाट का हमने बताया था। तो पश्चिमी घाट जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां से लेकर के ये क्या कहते हैं श्रीलंका तक फैला हुआ एक जोन है जो काफी ज्यादा स्पीसीज, प्रजातियां बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। फिलहाल इसको आप इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वो स्पीसीज रिच है, ये एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है ना पश्चिमी घाट। यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज करनी होती है ना तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी एक्टिविटीज का मतलब जो इन्वायरमेंट को लॉस कर रही हो, या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा हो यहाँ पर, तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। क्लियर है? चलिए, ये एक अलग चीज है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपर्दन। अपर्दन जो है उसे इरोजन बोलेंगे, है ना, इरोजन बोलते हैं। तो गतिशील कारकों, पृथ्वी के धरातल पर स्थित गतिशील कारकों के कारण होने वाले चट्टानों के विखंडन और उनके स्थानांतरण को हम क्या बोलेंगे? अपर्दन। तो विखंडन भी होगा इसमें और स्थानांतरण भी होगा। स्थानांतरण का मतलब हुआ परिवहन भी, है ना, स्थानांतरण को या परिवहन भी बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चट्टाने हैं उनको विखंडित, उन्हें तोड़ा जाएगा और उन्हें अपने साथ लेकर के कहीं और विस्थापित किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा रेतीले क्षेत्रों में, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन जो है वो इसका अपर्दन का कारण, अपर्दन के कारण के रूप में काम करेंगे। मतलब कि पवन जो है वो अपने साथ धूल कणों को, रेत को उड़ा करके कहीं और ले जाके स्थानांतरित किया जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? अपर्दन किया जा रहा है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा, खासतौर पे रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो किसके बारे में बात की हमने? पवन के बारे में। ठीक है, ये कारक हो गया। अब आइए जल देख लेते हैं। तो जल, मान लीजिए कोई बहता जल है, ठीक है, जैसे नदी है, नदी जो है वो पत्थरों को धीरे उस पत्थरों से गुजरेगी, और पत्थरों के गुजरने के कारण जो है वो पत्थरों को धीरे धीरे करके अपर्दित करेगी, और अपर्दित करने के पश्चात वो जो कण होंगे उनको भी अपने साथ धीरे धीरे बहा करके कहीं और स्थापित करेगी, विस्थापित करेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? नदी अपने साथ जो चट्टानों को काट करके आगे की ओर लेके जा रहा है, वो भी अपर्दन का एक कारण होगा। ठीक है, हिम भी ऐसे ही होगा। ठीक है, हिमानी क्षेत्रों में, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिम इसका एक उदाहरण होगा। ठीक है, सागरीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो सागरीय क्षेत्रों में जब लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता है, तो जो समुद्र का जल है वो काफी बढ़ जाता है, समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा, तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और अपने साथ बहुत सारे अवसादों को, या फिर तटीय क्षेत्रों में जो भी चट्टाने होंगी उनको अपने साथ बहा करके, छोटी मोटी जो उनकी क्षमता का हो उसको अपने साथ बहा करके समुद्र में ले आते हैं। तो इससे क्या होगा? तटीय क्षेत्रों में कटाव होगा, तटीय क्षेत्रों का इरोजन होगा। नदी के किनारे देखा होगा आपने, तटबंधों का निर्माण किया जाता है। अगर तटबंध नहीं होते हैं तो जो मिट्टी है वो मिट्टी का कटाव देखा जाता है। ये क्या है? अपर्दन है। नदी अपर्दन करके बहते हुए जल जो है, बहता हुआ जल जो है वो अपर्दित करेगा।
ठीक है, ये भी इसमें आएगा। अब इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा कारण क्या है? भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है ना, वो अपर्दन का सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, भूमिगत जल। अब आइए, ये भी अपर्दन में हो गया, बहुत विशेष नहीं है, बस बहुत सिंपल शब्दों में आप समझिए इसको। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि आर्टिजन कुएं क्या होते हैं। आर्टिजन कुएं क्या होते हैं? आर्टिजन जो कुएं होते हैं ना, पृथ्वी के धरातल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार वहां से लगातार ये रुक रुक करके जल अपने आप निकलता रहता है, पानी अपने आप निकलता रहता है, वो उन्हें आर्टिजन कुएं कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला हॉट स्प्रिंग होगा, हॉट स्प्रिंग, एंड दूसरा गेसर, है ना, गेसर बोला जाएगा। हॉट स्प्रिंग और गेसर जो है ना, वो दो प्रकार के आर्टिजन कुएं हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा जो आर्टिजन कुएं पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग जो है वो उसके कुछ मुख्य फीचर्स हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग यहां से निरंतर जल निकलता रहेगा, निकलेगा, ठीक है, निरंतर जल निकलता रहेगा। यहां पर दूसरी बात क्या है कि ये अविराम होते हैं, है ना, हमेशा निकलते रहेंगे, अविराम हमेशा निकलते रहेंगे, जल यहां से हमेशा निकलता रहेगा। और जो इसकी तीसरी मुख्य बात है वो है कि यह ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के अलावा भी पाए जा सकते हैं। ज्वालामुखीय क्षेत्रों में तो पाए जाएंगे, ठीक है, पाए जा सकते हैं, इसके अलावा और भी अन्य कहीं भी, मतलब किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, वो गेसर के कंपैरिजन में है, क्योंकि जो गेसर है वो साविराम होता है ना, साविराम। अभी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि साविराम का मतलब क्या हुआ, कि रुक रुक करके जल इसमें से निकलेगा। दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे और कहीं नहीं, ठीक है, ज्वालामुखीय क्षेत्रों में ही गेसर पाए जाएंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। ये दो मुख्य बातें हैं इसकी, है ना, इसमें निरंतर नहीं बल्कि अविराम साविराम जल निकलेगा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, हॉट स्प्रिंग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पुंगे, मुंगेर, मुंगेर, राजगीर, हजारीबाग, है ना, यहां पर बिहार में भी कई ऐसे, बिहार में जैसे कि पुंगे, है ना, यहां पर आर्टिजन कुएं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम गेसर की बात करें तो पाया जाएगा ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल गेसर, ठीक है, ओल्ड फेथफुल गेसर। आइए एक बार हम देख लेते हैं इसको। ओल्ड फेथ गेसर, देखिएगा, देखिए ज्वालामुखी क्षेत्रों में गेसर होगा, है ना, ज्वालामुखी क्षेत्रों में गेसर होगा, यहाँ पे लोग देखने आते हैं, है ना, ओल्ड फेथफुल गेसर है। अब यहां से देखिएगा जल अपने आप निकलता रहेगा, निकलेगा कुछ समय बाद रुक रुक कर, ये देखिए यहां से जल निकलना शुरू हुआ,
ये देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है। ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग इसका अपोजिट होता है। हॉट स्प्रिंग में लगातार जल निकलता रहेगा, अभी रुका हुआ था ना इसमें, अब क्या है हॉट स्प्रिंग में रुकेगा नहीं। ये देखिए जल निकल रहा है इससे, ये आर्टिजन कुएं कहलाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसकी बेसिन है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी बेसिन है। चलिए इतना हो गया। अब इसी तरीके से और भी है, आइए देख लेते हैं। देखिए ये देखिए जल लगातार निकलता रहेगा हमेशा ऐसे ही, है ना, इससे भी बढ़ सकता है आगे। है ना, बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में नहीं जाना है। ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में या ज्वालामुखी के अलावा भी कई से क्षेत्र हैं जहां पर हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। हमें उसका बस विजुअलाइजेशन कर लेना है कि कैसे होता है। देखिए ये निकलता रहेगा हमेशा के लिए, ऐसे निकलता रहेगा, बहता रहेगा। ठीक है, ये देखिए इसे हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमें इतना पढ़ना था। इसके अलावा पिछले हम लोगों ने पिछली क्लास का कुछ इसमें बचा रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। हम लोग देख रहे थे भ्रंशन। ठीक है, भ्रंशन का मतलब फॉल्टिंग का। फॉल्टिंग क्या होती है? फॉल्टिंग को हमने देखा था, हम खासतौर पे भ्रंश घाटीज वगैरह को देख रहे थे, है ना। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने पहला जो सामान्य भ्रंश होता है वो हमने देख लिया था। ठीक है, अब आइए चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे उसको। जो भ्रंश है, भ्रंश क्या होता है, इससे भी पहले हम लोग शुरुआत से ही शुरू करते हैं फिर, जो रिवीजन का है। रिवीजन में हम देख लेंगे सबसे पहले तो कि हम लोग रिवीजन में क्या देख लेंगे, वलन, है ना, वलन। तो वलन क्या होता है, जब पृथ्वी के धरातल पर पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण दो प्लेटें आपस में टकराएंगी या चट्टानों पर किसी भी प्रकार का तनाव दबाव पड़ेगा या तनाव पड़ेगा, सॉरी दबाव से ही होगा, है ना। दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, दो चट्टानें आपस में टकरा रही होंगी, तो इनसे क्या होगा, उनका वलन होगा।
है ना, वलन होगा। कई तरह के फोल्ड्स बन सकते हैं, जैसे कि ये टकराए तो हो सकता है कि कई तरह के फोल्ड्स बने, है ना, अलग अलग तरह के। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बढ़िया, है ना। हो सकता है कि कई सारे फोल्ड्स बने, ये प्लेट रही इधर की ओर मूव कर रही है, ठीक है, हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ठीक है, एक बात और उस दिन मैं बताना भूल गया था, इसे क्या बोलेंगे, हाँ सममित वलन बोलते हैं, है ना, इसे सममित वलन बोलते हैं। वलन के प्रकार देखेंगे, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं समान है तो इसे सममित वलन बोलते हैं। इसकी दोनों भुजाएं समान नहीं है इसलिए इसे असममित वलन बोलेंगे, है ना, असममित वलन बोलेंगे, असममित वलन बोलेंगे। ये दोनों भुजाएं एक ही एंगल पर, लगभग यहाँ पे और अच्छे से बनाएंगे तो लगभग एक ही एंगल पर पृथ्वी के धरातल के साथ एक ही एंगल बनाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, समनत वलन, ठीक है, समनत वलन बोलेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि अगर एक कोई ये ऐसे मूव कर रहा है, एक जो भुजा है वो एकदम खड़ी है जबकि दूसरी कोई एंगल बना रही हो, ठीक है, दूसरी जो है भुजा ये कोई एंगल बना रही हो तो क्या बोलेंगे इसको, एक नत वलन, ठीक है, एक नत वलन बोलेंगे। अधिवलन, मान लीजिए कोई स्थलखंड है या चट्टान है, वो उसकी एक भुजा घूम करके दूसरी भुजा के नीचे अगर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इसे अधिवलन बोलेंगे, इसे अधिवलन बोलते हैं। वहीं अगर कोई चट्टान जो है वो पृथ्वी के धरातल के समानांतर हो, अगर उसकी दोनों भुजाएं पृथ्वी के धरातल के समानांतर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिवलन, है ना, परिवलन बोलेंगे। वही परिवलन का ही एक हिस्सा होता है, मतलब दोनों चट्टानें, दोनों भुजाएं जो है किसी चट्टान की दोनों भुजाएं पृथ्वी के समानांतर हो और एक हिस्सा उसका टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो जाए, जैसे कि ये देखिए, ये टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रीवा खंड, इसको ग्रीवा खंड बोला जाएगा, ठीक है, इसको ग्रीवा खंड बोल जाएंगे। तो वलन कितने प्रकार के, वलन जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, ठीक है, ये देख लिया हमने। सममित वलन जिनकी दोनों भुजाएं समान होती हैं, असममित वलन जिनकी दोनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, एक नत वलन जो एक ही समान एंगल पर पृथ्वी के धरातल के साथ समान एंगल बना रहे होंगे उसे समनत वलन कहा जाएगा। एक नत वलन क्या होता है, जिनकी दोनों भुजाएं, जिनकी एक भुजा जो है वो खड़ी होगी एकदम और जबकि दूसरी भुजा एंगल कोई कोण बना रही होगी तो उसे एक नत वलन कहेंगे। अधिवलन क्या है, एक भुजा जो दूसरी भुजा के नीचे आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऊपर आ जाए, मतलब ऊपर आ जाती है ना, दूसरी भुजा वो नीचे हो जाएगी तो उसको अधिवलन बोला जाएगा। परिवलन क्या है, जिसकी दोनों भुजाएं जो है वो पृथ्वी के समानांतर हो तो उसे परिवलन बोलेंगे। परिवलन के ही एक हिस्से के रूप में ग्रीवाखंड आता है। जब परिवलन का एक हिस्सा टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो जाता है तो उस टुकड़े को क्या बोलते हैं, ग्रीवाखंड। और ग्रीवाखंड जो है ये जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि ग्रीवाखंड क्या होता है, ठीक है, ग्रीवाखंड क्या होता है ये पूछा गया प्रश्न है। ये है परिवलन। अब आइए भ्रंश देखते हैं। भ्रंश क्या होता है, भ्रंश जो है ना वो चट्टानों के टूटने के, मतलब चट्टानों का टूटने का मतलब क्या कहेंगे कि
पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब चट्टानों पर एक उनकी प्रत्यास्थ सीमा से ज्यादा तनाव या दबाव पड़ेगा तो उनका वो विखंडित हो जाएंगी, टूट करके विस्थापित होने लगेंगी, उसी को भ्रंश कहते हैं। समझिए इस बात को कि जब मान लीजिए कोई एक ये पूरा का पूरा है ना भूखंड है और इस भूखंड पर मान लो दबाव पड़ा, ठीक है, दबाव पड़ने के पश्चात किसी भी प्रकार का दबाव पड़ा तो मान लीजिए यहां से क्रैक हुआ और क्रैक होने के बाद ये जो भूखंड है वो ऐसे नीचे की ओर या फिर आगे की ओर, है ना, आगे की ओर विस्थापित हो गया। ये इधर की ओर यहां से टूट गया और टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? भ्रंश बोलेंगे, है ना, इसे भ्रंश बोलते हैं। इसी को भ्रंश कहा जाता है, टूटने की क्रिया। तो ये क्या है? सामान्य भ्रंश है, ठीक है, इसे सामान्य भ्रंश बोलेंगे। ठीक है, अब आइए भ्रंश में। अब भ्रंश कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का, ठीक है, 4 प्रकार का भ्रंश होता है। एक तो सामान्य भ्रंश जो हमने ये देख लिया, ठीक है, देख लेते हैं आगे। 4 भ्रंश जो है वो 4 प्रकार का होगा, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई फर्स्ट, ठीक है, सामान्य भ्रंश में क्या है कि एक कोई चट्टान है और चट्टान जो है या स्थलखंड है उस पे एक उनकी प्रत्यास्थ सीमा से ज्यादा अगर बल लगेगा, तनाव दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? ये टूट करके विस्थापित हो जाएंगे। ये मान लो ऐसे रहना था, ये एंगल बना लिया, आगे की ओर विस्थापित हो गया, ठीक है। इसको यहां पर जो हिस्सा है इसे सामान्य भ्रंश बोलेंगे। और क्लियर बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर उनकी प्रत्यास्थ सीमा से ज्यादा उनके पर दबाव पड़ेगा, है ना, दबाव पड़ेगा तो ये टूट करके विस्थापित हो जाएंगे आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर विस्थापित हो जाएंगे। इसे ही क्या बोलेंगे? सामान्य भ्रंश बोलेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ये सामान्य भ्रंश, यहाँ पे इस स्थिति को क्या बोलेंगे? सामान्य भ्रंश, ठीक है। अब आइए दूसरी स्थिति देखते हैं, उत्क्रम भ्रंश। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन पर, अरे यहां पर क्या मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, सॉरी, यहां पर तनाव होगा, है ना, तनाव पड़ेगा तभी तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, तनाव पड़ेगा। यहां पर देखिएगा 2 चट्टानों पर जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? यह चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे आ जाएगा, है ना, ये भी इधर से और इधर से अगर कोई फोर्स पड़ेगा तो ये बीच से टूट जाएगा और बीच से टूटने के बाद ये दूसरी चट्टान के नीचे की ओर, दूसरी ओर विस्थापित होने लगेगा, ठीक है। इसे ही क्या बोलेंगे? इसे उत्क्रम भ्रंश बोला जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऐसे होना चाहिए था, एकदम सीधे होने चाहिए था, लेकिन ये उसके दूसरी प्लेट के नीचे या दूसरे खंड के नीचे स्थापित होने लगेगा, ठीक है। तीसरा जब देखेंगे यहां पर तो क्या बोलेंगे? क्षेप भ्रंश। ये भी एक प्रकार का उत्क्रम भ्रंश ये है और ये ऐसे रहेगा, देखिएगा, टूट करके ये ज्यादा एंगल बना लेगा, है ना, पूरी तरीके से लगभग उसी प्लेट के दूसरे भूखंड के नीचे आ जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है, एकदम जेड आकृति का बन जाएगा, ठीक है। तो जब क्या होता है? एंगल ज्यादा होगा
सिर्फ और उत्क्रम भ्रंश ही रहेगा, लेकिन एंगल चूंकि कम हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, एंगल कम होगा। यहां पर जितना ज्यादा खड़ा होगा उतना एंगल ज्यादा होगा, कोण ज्यादा होगा, यहां पर कोण कम हो जाएगा। और जो चौथा आता है वो है ट्रांसकरंट। ट्रांसकरंट भ्रंश, इसमें क्या है, दो खंड एक दूसरे से घर्षण करेंगे, ठीक है, ट्रांसकरंट भ्रंश हो जाएगा, ये ट्रांसकरंट भ्रंश हो जाएगा। ठीक, ट्रांसकरंट भ्रंश इस तरीके से बनेगा। अब आइए, अगर मान लीजिए किसी एक ही भूखंड पर दो या दो से अधिक भ्रंशन की क्रिया हो, तो वहां पर क्या होगा, घाटियों का निर्माण होगा, अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। ये वो कौन कौन सी घाटियां हैं जिनकी वजह से जो घाटियां बनेंगी, भ्रंशन के कारण, है ना, भ्रंशन के कारण। तो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, 4 प्रकार की घाटियों का निर्माण हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे, भ्रंश घाटी, पहली घाटी का जो बनेगी, भ्रंशन का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक भ्रंश एक ही भूखंड पर हो तब, ठीक है, भूखंड पर बनेंगे तब वहां पर क्या होगा, भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा। जैसे भ्रंश घाटी है एक, ठीक है, भ्रंश घाटी है, क्या होगा कि मान लीजिए ये एक भूखंड है और इस पर इसकी प्रत्यास्थ सीमा से ज्यादा इस पर दबाव या तनाव पड़ेगा। देखिएगा ये क्या होगा, टूट करके ये जो बीच का हिस्सा है ना, दो या दो से अधिक भ्रंश की क्रिया होगी, तो वहां पर भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। ये देखिए यहाँ पे जो बीच का भूखंड है ना, वो दोनों जो भूखंड हैं बगल के वो यथावत रहे, ठीक है, यथावत रहेंगे, और जो बीच का हिस्सा है वो नीचे की ओर धंस जाएगा। तो क्या होगा, इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। और जैसे कि भारत में नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या तापी घाटी है, उसे वो क्या है, ये भ्रंश घाटियों का निर्माण है। मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनमें नर्मदा और तापी जैसी नदियां हैं, ये अरब सागर की ओर बहती हैं, लेकिन चूंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी ढलान वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन ये नदियां वेस्ट टू ईस्ट नहीं बल्कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि ये घाटियों में स्थित है और घाटियों की जो ढलान है वो अरब सागर की ओर है। यही कारण है ये घाटियां, इसी तरह घाटियां, इन्हीं घाटियों से वो नदियां बहती हैं, ठीक है। तो भारत में नर्मदा या तापी घाटियां जो है वो इसका सर्वप्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये राइन घाटी है ना, राइन घाटी भी इसका उदाहरण हो जाती है। क्लियर है, राइन घाटी भी इसका उदाहरण हो जाएगी। ठीक, यहां पे मैंने क्या कहा था कि बीच का हिस्सा नीचे रहेगा, नीचे की ओर धंस जाएगा, है ना, बीच का हिस्सा धंस जाएगा ऐसे, ठीक। तो यहां पे किसका, अब आइए अगला देख लेते हैं कि भ्रंश घाटी। अब उसके बाद भ्रंशोत्त पर्वत, भ्रंश घाटी हमने देख लिया था। भ्रंशन में जो दूसरा प्रकार है वो भ्रंशोत्त पर्वत है। भ्रंशोत्त पर्वत का मतलब ब्लॉक माउंटेन, ऐसा माउंटेन जो दोनों तरफ घाटियों से निर्मित है, घाटियां हैं उसके दोनों तरफ, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन सुना होगा। ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा कि दो, अभी तक भ्रंश घाटी में बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस गया था, जबकि यहां पर देखेंगे कि जो बीच का हिस्सा है ना वो तो यथावत रहेगा, ठीक है। बीच का हिस्सा जो है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, जबकि
जो दोनों बगल के हिस्से हैं ना वो नीचे की ओर विस्थापित हो जाएं, नीचे की ओर विस्थापित हो जाएं। तो इससे क्या होगा, बीच में यहाँ पर सकरी ढालियां बने, सकरी खड़ी ढाल बनेगी और ये तो बराबर वैसे का वैसे ही रहा। यहाँ पर जो ये हिस्सा है ना इसको ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। ये जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है ना, वो भी एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है। यूएसए का सियरा नेवाडा, सियरा नेवाड़ा जो माउंटेन है ना, पर्वत है, कहां का, यूएसए का, वो विश्व का सर्वाधिक ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर है, ये ब्लॉक माउंटेन, यहां पे क्या लिखेंगे, तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, ब्लॉक माउंटेन जो है वो दोनों तरफ घाटियां होती हैं उसके और बीच में एक पर्वत होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो नीचे की ओर धंस जाते हैं और इससे बीच का ऐसा लगेगा भूखंड जैसे वो पर्वत हो। इंडिया का अगर इंडिया में देखेंगे ना तो सतपुड़ा ऐसा ही है, जो सतपुड़ा पर्वत है वो भी इसी तरह है। ये सतपुड़ा पर्वत जो है एक तरफ नर्मदा नदी है ना, नर्मदा घाटी है, और दूसरी तरफ ताप्ती घाटी है। और ये नर्मदा और तापी जो है, ताप्ती घाट नदियां हैं, ये नीचे की ओर धसी हुई हैं, है ना, ये नीचे की ओर गई हैं, और ये तो वैसे का वैसे ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सतपुड़ा जो पर्वत है वो इंडिया का ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, ब्लॉक है दोनों तरफ से, ठीक। ये भ्रंशोत्य पर्वत कहा जाता है इसको। भ्रंशन की जो तीसरी क्रिया है वो क्या है, भ्रंशन की जो तीसरी क्रिया है फास्ट बोलेंगे, कर दिया, रैंप घाटी बोलेंगे, रैंप वैली, रैंप वैली क्या होती है, रैंप घाटी इसको बोलेंगे, रैंप घाटी। रैंप घाटी में क्या होगा, रैंप घाटी में जो बीच का हिस्सा है वो तो मान लीजिए वह यथावत रहेगा, ठीक है, ऐसे ही आप बनाइएगा, तीर भी बनाइएगा, जब आप एरो लगाते हैं ना तो इससे आपको समझ में आता है कि कौन सा हिस्सा ऊपर की ओर उठ रहा है। तो देखिएगा ये जो बीच का हिस्सा है वो तो वैसे ही रहेगा, और जो किनारों का हिस्सा है दोनों तरफ का वो ऊपर की ओर अगर विस्थापित हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे रैंप घाटी बनेगा, यहाँ पर भी सकरी खड़ी ढालियां बनेंगी, ढाल बनेगी, ठीक है। जैसे कि ये एक उदाहरण है, ब्रह्मपुत्र घाटी, आपने सुना है, ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है वो इंडिया और चाइना के तिब्बत से प्रवाहित होती है, ये बांग्लादेश में भी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही गंगा नदी जाकर मिल जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो ब्रह्मपुत्र घाटी जो है उसके बगल के दोनों हिस्से जो हैं वो ऊपर की ओर उठ गए हैं और उसके बीच में एक घाटी का निर्माण हुआ है, इसे ब्रह्मपुत्र घाटी कहेंगे, है ना। इसके दोनों तरफ क्या है, एक तरफ तो ये हिमालय पर्वत है ना, हिमालय है, हिमालय क्या है, ऊपर की ओर उठा है धीरे धीरे करके, और इस तरफ क्या है, मेघालय का पठार है। तो पठार भी क्या है, लंबवत संचरण हुआ है, और लंबवत संचरण के फलस्वरूप इन जो है वो नीचे का हिस्सा धरातल जो है वो ऊपर की ओर विस्थापित हो गया है, तो यहाँ पर मेघालय पठार का निर्माण हुआ है, ठीक। तो ये रैंप घाटी हो गई। अब हॉस्ट देखेंगे, है ना। ब्रैनसन का चौथा प्रकार क्या है, ब्रैनसन का चौथा प्रकार है हॉस्ट, ठीक है, हॉस्ट। इसमें क्या होगा कि जो दोनों तरफ के हिस्से हैं, ठीक है, दोनों तरफ के हिस्से नहीं, देखिए दोनों तरफ के हिस्से यथावत रहेंगे, ठीक है,
दोनों तरफ के हिस्से वैसे के वैसे रहेंगे और ये बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाएगा। सॉरी, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना, ये बात बताने के चक्कर में रह गया, भूल गया। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये तो भ्रंश घाटी बन जाएगी ना, बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाए अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे हॉस्ट बनेगा। ठीक है, हॉस्ट बनेगा, जैसे जर्मनी का हार्ज पर्वत है ना, हार्ज पर्वत, ये जर्मनी में है, हार्ज पर्वत है। ठीक है, तो हमने 4 चीजों की बात की, हम एक सिंबॉलिकली देख लेते हैं एक बार, एक ही स्लाइड में। हमने बात की भ्रंश घाटी की, है ना, भ्रंशन 4 प्रकार का होता है। भ्रंश घाटी में क्या होगा, जो दोनों तरफ के कुछ गलत हुआ, अरे ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है ना, बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है तो उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। दूसरा क्या है, भ्रंश घाटी होगा, यहां पर दूसरा क्या होगा, भ्रंशोत्य होगा। भ्रंशोत्य का मतलब ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्य पर्वत। इसमें क्या होगा कि दोनों हिस्सा, सॉरी यहां पर उल्टा हो गया, फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। दोनों हिस्सा नीचे की ओर धंस जाए और ये बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उठा रहे, है ना, पहले की तरह, तो क्या होगा, यहां पर ब्लॉक माउंटेन बनेगा, ब्लॉक माउंटेन बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, फॉल्ट वैली, है ना। तीसरा यहां पर क्या है, रैंप वैली, रैंप वैली में क्या होगा कि जो दोनों तरफ के हिस्से हैं ना वो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएं, जबकि जो बीच का हिस्सा है वो यथावत रहे। ठीक है, यथावत रहे, जैसे कि ब्रह्मपुत्र घाटी। और तीसरा चौथा हॉस्ट, इसमें क्या होगा कि बीच का हिस्सा जो है ना वो ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक है, बीच का हिस्सा जब ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हॉस्ट। ठीक, जर्मनी का हॉस्ट पर्वत, ये 4 प्रकार के भ्रंश होते हैं। और ठीक है, ये हमने देख लिए, यहां पर हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होती है। अब आपका काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो है आपको जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी और इसके अलावा अर्थ, इन दोनों टॉपिक्स को प्री और मेंस में आपको कवर करना है ना, देखना है कि प्री में कौन से क्वेश्चन आए हैं और मेंस में। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या किसी प्रैक्टिस सेट में कोई भी प्रश्न बनता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है इस टॉपिक से, वो आप लेकर आइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में डालिएगा या फिर क्लास में आप दिखाइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अपना एफर्ट आपको करना पड़ेगा, है ना। कई सारे क्वेश्चन बने हैं मेंस में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, भूस्खलन से, लैंडस्लाइड से बने हैं, है ना। इनको एक बार सर्च करने की कोशिश करिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वो मे भी ये सब टॉपिक्स जो है ना वो आपको सीधे तौर पर मिलेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को ना कई बार पूछा गया है अलग अलग तरह से। ठीक है, सीमांतीय क्षेत्रों का निर्माण होता है, एक्सप्लेन करें। कई पृथ्वी के महाद्वीपों के विस्थापन संबंधित कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में अपना व्यू दीजिए, है ना, उनको उन पर चर्चा कीजिए। इस तरीके से प्रश्न बने हैं। भारत में भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं, वहां से प्रश्न बने हैं। अर्थ के शेप को लेकर बना है ना, पृथ्वी की गतियों को लेकर बना है, यहां से प्रश्न बने हैं।
भूकंपीय तरंगों के बारे में आप एक्सप्लेन करें, इसको भी हम देख चुके हैं, इससे भी प्रश्न बना है। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से प्रश्न नहीं बना है। उन सभी प्रश्नों को आधार बनाकर जो सिलेबस है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे अर्थ के स्ट्रक्चर और जियोमॉर्फोलॉजी को यहाँ पर पढ़ा है। हम लोग अभी अगली क्लास में क्या करेंगे कि जो जियोमॉर्फोलॉजी का नोट्स अभी बाकी है, लिखवाना बाकी है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, समुद्र विज्ञान, समुद्र के बारे में है ना, कौन महाद्वीपों द्वीपों का उदय कैसे होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ज्वार-भाटा कैसे आता है, कौन कौन सी आकृतियां हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको लगता होगा कि जो धरातल है ना वो काफी उबड़ खाबड़ है, मतलब भूखंड जो है वो काफी उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे पर्वत, पठार, नदियां, घाटियां सब पाए जाते हैं। लेकिन इससे कहीं अधिक जो महासागरीय धरातल है ना वो ज्यादा असामान्य है ना, वहां पर उबड़ खाबड़ ये उसकी स्थलाकृतियां जो भूखंड है उसकी अपेक्षा ज्यादा ही खराब है। मतलब खराब का मतलब वो उबड़ खाबड़ है, वहां पे बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, है ना। इन्हें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो एक बार रीडिंग लगाकर आइएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो समुद्र विज्ञान या ओशियनोग्राफी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश या हिंदी में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। विशेष तौर पर नोट्स तो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड ही कर दूंगा आपको, है ना, क्योंकि क्लास तो बाइलिंगुअल चलती रहेगी। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है जी।